Hello everyone. Now we are going to revise the chapter of charge of GST. चार्ज ऑफ जीएसटी का चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग को मालूम पड़ेगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन को हम इंट्रास्टेट कब बोलेंगे, इंटरस्टेट कब बोलेंगे। इंट्रास्टेट बोलेंगे तो कौन सा टाइप ऑफ टैक्स आना चाहिए, दैट इज सीजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। ओके, इंटरस्टेट होगा तो आईजीएसटी। तो ये हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग को इंटरस्टेट सप्लाई एंड इंट्रास्टेट सप्लाई, इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, इसका मीनिंग पता होना चाहिए। क्लियर है? तो सेक्शन 7, सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, सेक्शन 7, 8, 9 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, इस सेक्शंस में हम लोग इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट एंड टेरिटोरियल वाटर से अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे वो दिया हुआ है। ओके, विच इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सीए इंटर, बाकी सारे लेवल्स में एप्लीकेबल है। क्लियर है? तो सेक्शन 7 इंटरस्टेट सप्लाईज बता रहा है। ठीक है, सेक्शन 7 इज डिवाइडेड इनटू 5 सबसेक्शंस, सेक्शन 7 1 एंड 7 2। ओके, सेक्शन 7 1 7 2 ये दो सेक्शंस गुड्स के लिए, 7 3 7 4 सर्विस के लिए एंड 7 5 एसईजेड के लिए, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विस के लिए एंड रेसिडुअल कैटेगरी। तो 7 1 7 2 इट इज फॉर गुड्स। 7 1 इज एप्लीकेबल व्हेन मूवमेंट ऑफ गुड्स इज विद इन इंडिया। ठीक है, अगर मूवमेंट इंडिया के अंदर है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दो अलग स्टेट है, दो अलग यूनियन टेरिटरी या फिर वन स्टेट वन यूटी है, देन द ट्रांजेक्शन वुड बी कॉल्ड एज इंटर स्टेट सप्लाई। 7 2 इज फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ओके, अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स आपने किया हुआ है उसको हम इंटर स्टेट बोलेंगे। 7 3 सर्विसेज, 7 4 सर्विसेज, 7 3 इज फॉर सर्विसेज वेर इन सप्लायर एंड रिसिपिएंट ये दोनों जन इंडिया के अंदर है। 7 4 दोनों में से एक जन इंडिया के बाहर है। क्लियर है? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंपोर्ट ऑफ सर्विस बोल सकते हैं। ओके, एक्सपोर्ट भी इंटरस्टेट ही है वैसे तो, पर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस इंटरस्टेट होगा एज पर सेक्शन 7 5, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इंटरस्टेट है एज पर सेक्शन 7 4। क्लियर है? तो 7 1 7 2 इज फॉर गुड्स, 7 3 7 4 इज फॉर सर्विस। 7 3 अगर सप्लायर रिसिपिएंट दोनों इंडिया में है, पर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, वन स्टेट वन यूटी, two different states, two different UT, then the transaction would be called as interstate supply. Import of service है, okay, it is a interstate supply as per section 7 4। 7 5 इसमें तीन है, 7 5 A B and C। okay, 7 5 A अगर सप्लायर इंडिया में है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरस्टेट, विच इज नॉर्मल इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स। 7 5 B अगर एसईजेड को आपने बेचा, एसईजेड ने आपको बेचा, उसको भी इंटरस्टेट बोलेंगे। 7 5 C जो इंट्रास्टेट भी नहीं है एंड ऊपर जो हमने प्रोविजंस पढ़ा उसके हिसाब से इंटरस्टेट भी नहीं है, उसको हम लोग इंटरस्टेट बोलेंगे। क्लियर है? एज पर सेक्शन 7 5 C। अभी इंटरस्टेट सप्लाईज पे क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। इंट्रास्टेट सप्लाईज में क्या लगेगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी लगेगा। लेकिन दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू कश्मीर ये तीन अगर यूनियन टेरिटरीज होंगी तो इसमें सीजीएसटी, यूटी जीएसटी लगेगा, ना कि सीजीएसटी, एसजीएसटी। क्लियर है? दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू कश्मीर आर यूनियन टेरिटरीज बट विथ स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, तो यहाँ पर अगर ट्रांजेक्शन करेंगे तो सीजीएसटी, एसजीएसटी लगेगा, ना कि सीजीएसटी, यूटी जीएसटी। सेक्शन 8 इज फॉर इंट्रास्टेट सप्लाईज, एकदम सिंपल, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट या फिर सेम यूटी होगा तो इंट्रास्टेट होगा। सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 इज फॉर गुड्स, जब मूवमेंट इंडिया के अंदर है, ओके, जब मूवमेंट इंडिया के अंदर है एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट है या फिर सेम यूटी है, उसको क्या बोलेंगे? इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। उसके एक्सेप्शन है। सबसे पहला एक्सेप्शन, अगर सेम स्टेट के अंदर डीटी है, दैट इज डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, दैट इज नॉन एसईजेड एरिया एंड एसईजेड एरिया दोनों है सेम स्टेट के अंदर, तो नॉन एसईजेड एरिया ने अगर एसईजेड एरिया को बेचा तो उसको हम लोग इंटर स्टेट बोलेंगे, ना कि इंट्रा स्टेट, इवन इफ द मूवमेंट इज इन सेम स्टेट, इवन इफ लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज द सेम स्टेट। क्लियर है? सेकंड, इंपोर्ट्स। देखिए, इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया है आपने, बिफोर क्लियरेंस आपने उसको सेल कर दिया, तो उसको हम लोग इंटर स्टेट बोलेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स टू फॉरेन टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट को बेचा, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट बोलेंगे। उसके बाद इंटर स्टेट सर्विस, जब सप्लायर एंड रिसिपिएंट, जब सप्लायर एंड रिसिपिएंट दोनों जन इंडिया में है एंड दोनों जन इंडिया में है एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, 8 2 लगाने के लिए क्या कंडीशन है? दोनों सप्लायर एंड रिसिपेंट इंडिया में होनी चाहिए। ओके, एंड 8 2 में इंट्रा कब माना जाएगा? जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट होगा या फिर सेम यूनियन टेरिटरी होगा, तब उसको हम इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। उसमें एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन सिंपल, अगर एसईजेड को आपने सर्विस दिया या फिर एसईजेड ने आपको सर्विस दिया सेम स्टेट के अंदर,
तो भी उसको क्या बोलेंगे, इंटर बोलेंगे, इंट्रा नहीं बोलेंगे। क्लियर है? ओके। इसमें एक छोटा सा सर्कुलर है। अगर एसईजेड को या फिर एसईजेड डेवलपर को शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन बैंकवेट वगैरह सर्विस दिया, तो क्या उसको इंटरशेड बोलेंगे? यस, उसको इंटरशेड बोलेंगे, भले ही एसईजेड के अंदर ही लोकेटेड क्यों ना हो। ओके। एसईजेड को सर्विस दिया, दैट इज स्पेसिफिक प्रोविजन वुड प्रिवेल ओवर जनरल प्रोविजन। नेक्स्ट, टेरिटोरियल वाटर्स। अगर आप लोग टेरिटोरियल वाटर्स से सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो नियरेस्ट बेस लाइन पर जो भी स्टेट होगा उस स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आप उस स्टेट से सप्लाई कर रहे हो ऐसा माना जाएगा। क्लियर है? सो हियर वी कंप्लीट विद सेक्शन 7, 8, 9 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। अभी से जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो सीए इंटर को भी एप्लीकेबल है। ओके, सेक्शन नंबर 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, चार्ज ऑफ जीएसटी। ओके, चार्ज ऑफ जीएसटी क्या है? चार्जिंग सेक्शन। ओके, ऐसा सेक्शन जिसके अंदर लिखा हुआ है कि सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होना चाहिए। क्लियर है? कोई तो सेक्शन होगा ही उसमें होना चाहिए, जैसे इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन नंबर 4 है, उसी तरीके से जीएसटी में इंट्रा स्टेट के लिए सेक्शन नंबर 9 है, इंटर स्टेट के लिए सेक्शन नंबर 5 है। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9(2)। 9(2) में 5 प्रोडक्ट्स का लिस्ट दिया हुआ है जिसके ऊपर जीएसटी अभी नहीं लगेगा, बाद में लग सकता है। ओके, 5 प्रोडक्ट कौन से? पेट्रोलियम क्रूड, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एचएसडी, मोटर स्पिरिट। ये 5 प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी आज की तारीख पर नहीं है, बाद में आ सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9(2), सीजीएसटी शैल बी लेविड ऑन ऑल इंट्रास्टेट सप्लाईज। सारे इंट्रास्टेट सप्लाईज पर क्या लगेगा? सीजीएसटी, एज पर सीजीएसटी एक्ट। सेम वुड बी एप्लीकेबल इन एसजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी भी लगेगा। ओके, एट अ रेट नॉट एक्सीडिंग 20% ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, बेसिकली जीएसटी का रेट 20% के ऊपर नहीं होना चाहिए सीजीएसटी का, तो एसजीएसटी का भी 20 के ऊपर नहीं होना चाहिए, तो टोटल आईजीएसटी का रेट कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 40%। ठीक है, सारे इंट्रास्टेट सप्लाईज पर लगेगा, लेकिन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर नहीं लगेगा। क्लियर है? एज पर आर्टिकल नंबर 366(12)(a). कौन से वैल्यू पर लगेगा? अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 15 के हिसाब से लगेगा। क्लियर है? सो यहाँ पर अपना सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 हो गया। एंड जो भी टैक्स लगेगा दैट शैल बी पेएबल बाय टैक्सेबल पर्सन। ओके, टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? ऐसा पर्सन जो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है या फिर वो रजिस्टर्ड है। 9(2) अपन ने ऑलरेडी देख लिया। 9(3) आरसीएम। नॉर्मली जीएसटी गवर्नमेंट को कौन पे करता है? सप्लायर। लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस में कौन पे करेगा? रिसिपिएंट पे करेगा। ये हम लोग एक साथ बाद में देखेंगे। 9(4), 9(4), 9(4) इज फॉर बेसिकली अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आपने खरीदा, ओके, तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, लेकिन सभी के लिए ये प्रोविजन नहीं। ये प्रोविजन सिर्फ प्रमोटर्स के लिए है। ओके, प्रमोटर के लिए, क्योंकि उन लोग को कंसेशनल रेट मिल रहा है 1% विदाउट आईटीसी, 5% विदाउट आईटीसी। ओके, तो ये दोनों कंसेशनल रेट कब मिलेगा? जब जब मिनिमम 80% ऑफ योर टोटल परचेज शुड बी फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, 20% ऑफ योर टोटल परचेज कैन बी फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर 20% से ज्यादा अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा, तो जितना भी आपने ज्यादा खरीदा उसके ऊपर आरसीएम में जीएसटी पे करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 9(4). क्लियर है? अगर सीमेंट आपने अनरजिस्टर्ड से खरीदा, तो विदाउट अप्लाइंग 80-20 क्राइटेरिया आपको आरसीएम में पे करना पड़ेगा। अगर कैपिटल गुड्स खरीदा, ओके, तो भी विदाउट अप्लाइंग 80-20% क्राइटेरिया आपको आरसीएम में जीएसटी भरना पड़ेगा। सीमेंट खरीदा 28% पे आरसीएम, कैपिटल गुड्स खरीदा एट एप्लीकेबल रेट्स आरसीएम में भरना पड़ेगा। क्लियर है? इन दोनों को छोड़कर के बाकी सारी चीजों पर 80-20 क्राइटेरिया एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर से अगर सर्विसेज दी जा रही है, तो कुछ स्पेसिफिक केसेस में ई कॉमर्स ऑपरेटर वुड बी लायबल टू पे टैक्स। क्लियर है? सबसे पहला पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। ओके, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। ओके, यहाँ पर एग्जांपल होगा ओला उबेर का। ओके, ओला उबेर हो सकता है, ओमनी बस हो सकता है, और एनी अदर मोटर व्हीकल। ठीक है, ये अमेंडमेंट आते आते बढ़ बढ़ के ओमनी बस भी आ गया है, मोटर व्हीकल, कोई भी मोटर व्हीकल भी आ गया है। ओके, तो अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस is provided via e-commerce operator. So always e-commerce operator is liable to pay tax. Next, होटल अकोमोडेशन। ओके, तो होटल अकोमोडेशन के केस में अगर होटल रजिस्टर्ड है तो होटल पे करेगा। ओके, अगर होटल अनरजिस्टर्ड है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा, दैट इज मेक माई ट्रिप। ओके, नेक्स्ट, सर्विसेज सच एज हाउस कीपिंग, प्लम्बिंग, कारपेंटरिंग। ओके, तो यूटिलिटी सर्विसेज बोलेंगे, इसमें भी सेम प्रोविजन एप्लीकेबल। अगर यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड है तो वो पे करेगा, अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो होटल पे, सॉरी, तो एमएमटी के जैसा जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है अर्बन क्लैप, वो पे करेगा। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 4, रेस्टोरेंट सर्विस, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करो। रेस्टोरेंट सर्विसेज दैट इज स्विगी जोमेटो से अगर सर्विसेज दिया गया, ओके, तो यहाँ पर स्विगी जोमेटो वुड बी लायबल टू पे टैक्स एंड नॉट द रेस्टोरेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, अगर होटल के साथ साथ अकोमोडेशन सर्विस दिया जा रहा है, ओके, एंड अगर अकोमोडेशन सर्विसेज 7,500 से कम तक की है, ओके,
एक बार रीड करो यहाँ पर, सप्लाई और रेस्टोरेंट सर्विसेज अदर देन बोला, मतलब अगर रेस्टोरेंट सर्विसेज दिया जा रहा है उसमें अकोमोडेशन तो ऑब्वियसली नहीं होता। अगर अकोमोडेशन के साथ आप रेस्टोरेंट दे रहे हो, ओके, एंड आपका अकोमोडेशन का चार्जेस 7,500 से ज्यादा है, तो यहाँ पर होटल वही पे करेगा, ठीक है। ई कॉमर्स ऑपरेटर विल नॉट पे, स्विगी जोमेटो विल नॉट पे। ओके, एग्जाम्पल लेंगे अपन, रिनाइसेंस होटल मालूम है, पवई में है, बड़ा होटल। तो उसका जो पर डे का रेंट होगा वो 7,500 से ऊपर है। अगर किसने रिनाइसेंस होटल से कुछ खाना पीना ऑर्डर किया, ओके, स्विगी से, तो यहाँ पर स्विगी जीएसटी पे नहीं करेगा, रिनाइसेंस होटल को पे करना पड़ेगा। क्लियर। लेकिन जो नॉर्मल छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं अपने आजू बाजू में, उन केसेस में स्विगी जोमेटो को ही जीएसटी पे करना पड़ेगा विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022। क्लियर है। ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी पे करने के लिए खुद को ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ओके। अगर वो यहाँ पर नहीं है, इंडिया में नहीं है फिजिकल प्रेजेंस, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं रहेगा तो उसको कोई भी एक एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा एंड जीएसटी पे करवाना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर एक सर्कुलर देखेंगे, पैसेंजर सर्विस फी एंड यूजर डेवलपमेंट फी। ओके, जो एयरलाइन ऑपरेटर होते हैं उन लोग को पैसेंजर सर्विस फी एंड यूजर डेवलपमेंट फी ये दोनों चाहिए होता है, किससे, पैसेंजर से। तो वो डायरेक्टली कलेक्ट नहीं कर सकते, तो उन्होंने एयरलाइन कंपनी को बोला है कि आप टिकट के फीस के साथ साथ पैसेंजर सर्विस फी एंड यूजर डेवलपमेंट फी को चार्ज करके हमको वो दोनों फीस रेमिट कर दो, ओके, हम लोग को वापस दे दो। तो आप चार्ज करो एंड आप हमको दे दो। तो यहाँ पर जो चार्ज कर रहे हैं एयरलाइन कंपनीज इन द नेम ऑफ पैसेंजर सर्विस फी एंड यूजर डेवलपमेंट फी, उसके ऊपर जीएसटी नहीं चार्ज करना है, क्योंकि वो प्योर रीइंबर्समेंट है, ओके। लेकिन जो कलेक्शन सर्विसेज दी जा रही है एयरलाइन ऑपरेटर को, उस कलेक्शन सर्विसेज के ऊपर जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अभी जो रेस्टोरेंट सर्विसेज दिया जा रहा है थ्रू स्विगी जोमेटो, ओके, तो यहाँ पर स्विगी जोमेटो के लिए टैक्सेबल सप्लाई है, रेस्टोरेंट के लिए एग्जेम्प्ट सप्लाई है। ये टर्नओवर में किसके ऐड होगा, रेस्टोरेंट के टर्नओवर में ऐड होगा। क्लियर है पॉइंट? सो हियर वी कंप्लीट विद सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। तो अपना सेक्शन 9 पूरा हो चुका है एक्सेप्ट आरसीएम। ओके, एक्सेप्ट आरसीएम। अब हम बात करेंगे आरसीएम की, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करेंगे। आरसीएम स्टार्ट करने के पहले आरसीएम में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखो। जो भी स्पेसिफाइड रिसिपिएंट होगा आरसीएम का, उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेकर के जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्लियर है। आरसीएम की लायबिलिटी हमेशा कैश में डिस्चार्ज होगी। आ रहा है समझ में, याद आ रहा है? एंड आरसीएम का आईटीसी आप लोग को सेम मंथ में मिल जाएगा, ठीक है। देर आर टोटल 16 एंट्रीज ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ये एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जीटीए। ओके, जीटीए के पास बेसिकली दो ऑप्शन होता है, या तो फॉरवर्ड चार्ज या तो रिवर्स चार्ज, ठीक है। अगर फॉरवर्ड चार्ज वाला जीटीए तो वो 12% चार्ज करेगा। रिवर्स चार्ज वाला जीटीए है तो उसको ऑप्ट करना पड़ेगा पहले तो। एंड रिवर्स चार्ज का अगर जीटीए है, सो ही इज द स्पेसिफाइड सप्लायर, ही इज द स्पेसिफाइड सप्लायर। तो यहाँ पर अगर उस स्पेसिफाइड सप्लायर ने इन 7 स्पेसिफाइड रिसिपिएंट को सर्विस दिया, ओके, कौन 7 स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है, फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड पार्टनरशिप फॉर्म इंक्लूडिंग एलएलपी। क्लियर। तो ये 7 पर्सन को अगर आरसीएम वाले जीटीए ने सर्विस दिया, तो ये 7 रिसिपिएंट को आरसीएम में जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आया? अभी ये एंट्री जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, कब एप्लीकेबल नहीं होगा, जब फॉरवर्ड चार्ज का जीटीए होगा, ओके। एंड और एक टाइम पर कब एप्लीकेबल नहीं होगा, जब जीटीए ने टीडीएस काटने के लिए अगर किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने टीडीएस काटने के लिए रजिस्ट्रेशन लिया है, उस गवर्नमेंट एजेंसी को जीटीए ने सर्विस दिया, तो यहाँ पर वो सर्विस एग्जेम्प्ट रहेगा, जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है। अगर आरसीएम वाले जीटीए ने अन अन स्पेसिफाइड रिसिपेंट को दिया, अनस्पेसिफाइड रिसिपेंट, ओके, मतलब इन सातों में से कोई नहीं, इन सातों में से कोई भी नहीं, तो वो सर्विस एग्जिम्प्ट माना जाएगा। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। अगर कोई अनरजिस्टर्ड प्रोप्राइटर है, अनरजिस्टर्ड प्रोप्राइटर, तो क्या वो स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है? आंसर इज नो, इज नॉट द स्पेसिफाइड रिसिपिएंट। तो यहाँ पर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, एग्जिम्प्ट होगा। अगर अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म है तो यस, इट इज द स्पेसिफाइड रिसिपिएंट। कैसे मालूम पड़ा? यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म, सिर्फ पार्टनरशिप लिखा है। मीनिंग देयर बाय, अगर किसी अनरजिस्टर्ड जीटीए ने या फिर आरसीएम वाले जीटीए ने अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म को दिया, तो पार्टनरशिप फॉर्म को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेकर के जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट इज लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू 3 एंटिटीज इज एग्जेम्प्ट। ओके, सबसे पहला अदर देन बिजनेस एंटिटी। सेकंड, ऐसा बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड से कम था प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। थर्ड, सीजी, एसजी, यूटी, एलए, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट अथॉरिटी।
इन तीनों को लीगल सर्विस दिया तो एग्जेम्प्ट रहेगा। इन तीनों को छोड़ करके बचता कौन है? ऐसा बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में थ्रेशोल्ड से ज्यादा था। ऐसे केस में जो स्पेसिफाइड बिजनेस एंटिटी है उसको आरसीएम में जीएसटी पे करना पड़ेगा। ओके। थर्ड एंट्री, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, सेम एप्लीकेबल, क्लियर, सेम एप्लीकेबल। यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन है। जो भी रिसिपिएंट होगा बिजनेस एंटिटी, ओके, वो कौन होगा? लिटिगेंट, एप्लीकेंट और पटिशनर, क्लियर है? ये तीनों में से कोई भी हो सकता है रिसिपिएंट। देन स्पॉन्सरशिप सर्विस। अगर आप स्पॉन्सर करते हो, अगर आप स्पॉन्सर करते हो मतलब आप रिसिपिएंट। समझ में? आपने पैसा दिया, जिसके जेब से पैसा गया वो रिसिपिएंट, जिसको पैसा मिला वो सप्लायर, क्लियर है? तो जिसके जेब से पैसा गया वो अगर बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म है तो उसको आरसीएम में जीएसटी पे करना पड़ेगा ऑन स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। नेक्स्ट, गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट सर्विसेज का हम लोग एक चार्ट बनाएंगे। ओके। चार्ट में कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में 3 सर्विसेज। सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सेकंड सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट वेसल, थर्ड सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर। ये तीनों सर्विसेज के ऊपर जीएसटी आएगा, देयर इज नो एग्जेम्पशन। जीएसटी विल कम अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। नेक्स्ट इज सेकंड कैटेगरी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके। बिजनेस एंटिटी अदर देन बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी में दो पार्ट, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड। अगर रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंटिंग किया है गवर्नमेंट ने तो यहाँ पर रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को आरसीएम में जीएसटी पे करना पड़ेगा। अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को अगर प्रोवाइड किया तो फिर फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट जीएसटी चार्ज करेगा। अगर अदर देन बिजनेस एंटिटी है तो एग्जेम्प्ट होगा। ओके। थर्ड कैटेगरी, अदर सर्विसेज। अदर सर्विसेज में बिजनेस एंटिटी अदर देन बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी में दो पार्ट, बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर मोर देन थ्रेशोल्ड, सेकंड लेस देन थ्रेशोल्ड। अगर मोर देन थ्रेशोल्ड है तो आरसीएम, लेस देन थ्रेशोल्ड है तो एग्जेम्प्ट, एंड अदर देन बिजनेस है तो एग्जेम्प्ट, क्लियर है? तो यहाँ पर अपना एंट्री नंबर 5 हो गया, 5A हो गया। एंट्री नंबर 5 है, अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का प्रॉपर्टी, ओके, अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने रेंट पर लिया है तो रजिस्टर्ड पर्सन को आरसीएम में जीएसटी पे करना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट 5B, टीडीआर। अगर टीडीआर सप्लाई किया है किसी लैंडलॉर्ड ने प्रमोटर को तो यहाँ पर रिसिपेंट प्रमोटर है तो प्रमोटर को जीएसटी आरसीएम में भरना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म लीज के लिए भी सेम एप्लीकेबल है प्रोविजन। नेक्स्ट इज डायरेक्टर। डायरेक्टर, डायरेक्टर कौन से टाइप्स के हो सकते हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या फिर होल टाइम डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पे किया तो यहाँ पर कंपनी को आरसी में जीएसटी पे करना पड़ेगा। होल टाइम डायरेक्टर होगा तो यहाँ पर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि शेड्यूल 3 के हिसाब से वो नॉट अ सप्लाई होगा। अगर सिटिंग फीस पे किया है कंपनी ने डायरेक्टर को तो ऑलवेज आरसीएम में कंपनी को जीएसटी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस एजेंट ने अगर इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज दिया तो इंश्योरेंस कंपनी को आरसीएम में पे करना है। नेक्स्ट, रिकवरी एजेंट ने अगर बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सर्विस दिया तो बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आरसीएम में जीएसटी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और द लाइक। ओके। अगर म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट इन्होंने म्यूजिक कंपनी या फिर प्रोड्यूसर को दिया हुआ है सर्विसेज तो यहाँ पर जो रिसिपिएंट होगा वो जीएसटी आरसीएम में पे करेगा। नेक्स्ट इज अगर ऑथर ने पब्लिशर को राइट्स दिया, ओके, तो यहाँ पर जो ऑथर को रॉयल्टी मिल रहा है उसके ऊपर जीएसटी कौन पे करेगा? कौन पे करेगा? रिसिपिएंट, दैट इज पब्लिशर पे करेगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऑथर को, अगर ऑथर डिक्लेरेशन साइन करके देता है कि मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लूंगा एंड मैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के हिसाब से फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करने को रेडी रहूंगा तो यहाँ पर ऑथर को जीएसटी पे करना पड़ेगा, क्लियर है? उसके बाद ओवरसीइंग कमिटी टू आरबीआई, आरबीआई विल पे जीएसटी। इंडिविजुअल डीएसए, ध्यान से सुनना, इंडिविजुअल डीएसए, नॉट पार्टनरशिप, नॉट कंपनी, ओके, नॉट एलएलपी। अगर इंडिविजुअल डीएसए है, बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी को सर्विसेज दिया डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ने, देन इन दैट केस बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। नेक्स्ट इज बिजनेस फैसिलिटेटर। अगर बिजनेस फैसिलिटेटर ने सर्विसेज दिया बैंकिंग कंपनी को तो बैंकिंग कंपनी पे करेगा। बिजनेस करस्पॉन्डेंट, एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट ने बिजनेस करस्पॉन्डेंट को दिया तो यहाँ पर आरसीएम लगेगा। अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट ने बैंक को दिया तो यहाँ पर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, क्लियर है? नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो, सिक्योरिटी सर्विसेज। अगर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड किया हुआ है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू रजिस्टर्ड पर्सन, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू रजिस्टर्ड पर्सन, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आरसीएम वुड बी एप्लीकेबल, क्लियर है? अगर रजिस्टर्ड पर्सन इज कंपोजिशन पर्सन तो यहाँ पर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, क्लियर? एंड अगर किसी टीडीएस डिडक्टर ने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, ओके, टीडीएस डिडक्शन वाला रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर ये एंट्री एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड यहाँ पर एग्जेम्पशन कुछ भी नहीं है, मतलब फॉरवर्ड चार्ज, ओके, मतलब एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू रजिस्टर्ड पर्सन, ओके, अदर देन कंपोजिशन, आरसी। अगर कंपोजिशन को दिया तो एफसीएम, अगर टीडीएस डिडक्टर को दिया तो एफसीएम, क्लियर? नेक्स्ट इज
रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ओके, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। अगर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का सर्विस दिया हुआ है बाय अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट, यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं, यहाँ पर बॉडी कॉर्पोरेट लिखा हुआ है, ओके। तो बॉडी कॉर्पोरेट चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, फर्क नहीं पड़ता है, ओके। तो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट कौन सा सर्विस? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, क्लियर है। तो यहाँ पर बॉडी कॉर्पोरेट होगा, जो रिसिपिएंट है उसको आरसीएम में जीएसटी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज सेबी लेंडिंग स्कीम, इसमें लेंडिंग फीस जो पे कर रहा है बोरोवर, उसको ही आरसीएम में जीएसटी पे करना पड़ेगा, क्लियर है पॉइंट। यहाँ पर इस अमेंडमेंट के लिए इस अटेम्प्ट के लिए मई 23 जून 23 के लिए एक बेसिक छोटा सा क्लैरिफिकेशन आया। रेंटिंग किसको बोलेंगे एंड हायरिंग किसको बोलेंगे, ओके। अगर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप लोगों ने गाड़ी को लिया हुआ है, 1 दिन 2 दिन 15 दिन, तो यहाँ पर उसको रेंटिंग बोलेंगे, ओके। योर बिलिंग इज डिपेंडेंट अपॉन द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर स्पेसिफिक जर्नी के हिसाब से बिलिंग हो रहा है, देन इन दैट केस इट वुड बी कॉल्ड एज हायरिंग। आया समझ में? तो अपना ये वाला चार्ट भी हो गया, रेमुनरेशन भी हो गया। डायरेक्टर में और एक पॉइंट बता देता हूँ। अगर 194 जे के अंडर टीडीएस कटा है तो प्रोफेशनल सर्विसेज के हिसाब से होगा वो, तो यहाँ पर आरसीएम का एंट्री एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर सैलरी के हिसाब से टीडीएस कटा हुआ है तो यहाँ पर आरसीएम नहीं लगेगा, क्लियर है। उसके बाद देखेंगे सेक्शन नंबर 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, ओके। सेक्शन नंबर 5 क्या बोलता है? बेसिकली इंटरस्टेट सप्लाईज का चार्जिंग सेक्शन है। पूरा पूरा का पूरा सेक्शन 5 इज डुप्लीकेट ऑफ सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 5 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सीए इंटर, ठीक है। जिधर जिधर मैं बोल रहा हूँ नॉट एप्लीकेबल, सीए इंटर कैन स्किप दैट पार्ट, ओके। सीए इंटर कैन स्किप दैट पार्ट। तो चार्ज ऑफ जीएसटी फॉर सीए इंटर इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, ओके। सेक्शन नंबर 5 एकदम सेम है। आईजीएसटी लगेगा इंटरेस्ट सप्लाईज के ऊपर एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एट अ रेट नॉट एक्सीडिंग 40% ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड शैल बी पेएबल बाय टैक्सेबल पर्सन। यहाँ पर एक प्रोवाइजो है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर जो भी जीएसटी लगेगा, कस्टम ड्यूटी, इट वुड बी एज पर सेक्शन 37 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट, क्लियर है। 9(2) के हिसाब से 5(2) है, 5(3), ओके, 9(3) सब कुछ सेम है, तो यहाँ पर डिस्कशन वापस से नहीं करेंगे। आरसीएम आईजीएसटी के इसमें दो एंट्रीज एक्स्ट्रा है, दो एंट्रीज एक्स्ट्रा है, ओके। कौन सी दो एंट्रीज एक्स्ट्रा है? सबसे पहला, अगर किसी इंपोर्टर ने नॉन रेसिडेंट शिपिंग एजेंसी से, ओके, नॉन रेसिडेंट शिपिंग लाइन से अगर सर्विसेज लिया है, तो यहाँ पर आरसी में जीएसटी पे करना पड़ेगा इंपोर्टर को। ये सेकंड एंट्री हो गया। अभी फर्स्ट एंट्री की बात करेंगे। अगर कोई भी सर्विस आपने इंपोर्ट किया, ओके, आप कोई भी सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, ओके, एंड यू आर अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट? ऐसा रिसिपिएंट इंडिविजुअल को छोड़ करके, ओके, देखो, इंडिविजुअल जो पर्सनल पर्पस के लिए कुछ ले रहा है उसको छोड़ करके, या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, इन लोगों को छोड़ करके, ओके, बेसिकली कोई भी बिजनेस एंटिटी, कोई भी बिजनेस एंटिटी अगर अदर देन ओआईडीआर सर्विस ले रहा है, जैसे हो सकता है मैंने मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस लिया, ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के ऊपर आरसीएम लगेगा एज पर दिस एंट्री। ओआईडीआर क्या होता है वो सब अपन प्लेस ऑफ सप्लाई में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ नॉर्मल क्या याद रखना है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पर आरसीएम लगता है। कौन से नोटिफिकेशन के हिसाब से? नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट के हिसाब से, क्लियर है। सो हियर वी कंप्लीट विथ दिस एंटायर चैप्टर, ओके। यहाँ पर ये पूरा चैप्टर खत्म होगा।